गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो देयर दोस्त। डोस्कोप बुक क्लास 12th में, जो कि एक इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर है, का एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक चैप्टर जिसका नाम है टुमारो, जिसे लिखा है जोसेफ कॉनराड ने, का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी नॉस्टैल्जिक इसलिए है क्योंकि इस स्टोरी में एक पिता के इमोशंस, एक यंग गर्ल की एक्सटेसी और एक लॉन्ग लॉस्ट सन का रियलिज्म की रियलिटी छिपी है फ्रेंड्स। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आई बिलीव इन स्टूडेंट्स लर्निंग थिंग्स बाय लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशंस। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जब आप एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद एक बार पढ़ते हैं तो आपको वो और अच्छे तरीके से समझ में आता है फ्रेंड्स। इस स्टोरी को सबसे पहले 1902 में, लगभग आज से 100 साल पहले, पॉल मॉल मैगजीन में छापा गया था। जोसेफ कॉनराड ने लिखी थी, परहैप्स वन ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल्स। ये पूरा एक नॉवल है, आप लोगों को उसमें से कुछ एक्सक्रिप्ट्स दिए गए हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल थिंग टू यू सो दैट यू विल बी गेटिंग द क्रक्स of what exactly this chapter is about, my friends. इसको 1903 में फिर बाद में कॉनराड की एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी, टाइफून एंड अदर स्टोरीज में भी इनकलकेट किया था लगभग एक साल बाद। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, एक कैप्टन हैकबर्ड है बेसिकली, जो कि कोलब्रुक करके हम बात करते हैं, ये इंग्लैंड का पार्ट है। तो कैप्टन हैकबर्ड एक है जो कि कोलब्रुक करके एक प्लेस में रहते हैं। देन जोसाया कार्विल और उनकी बेटी बेसी जो इनके किराएदार हैं, और इनका एक बेटा हैरी जो कि बहुत साल पहले, लगभग 14 साल पहले, अपना घर छोड़ के कहीं चला गया था। दोस्तों, स्टोरी का डिपार्चर इस तरीके से शुरू होता है कि कैप्टन हैकबर्ड पे आसपास के लोग, समाज वाले, सोसाइटी वाले हंसते हैं, क्योंकि पहला रीजन, ये एक ऐसे डिलेमा में थे, इनकी वाइफ हालांकि मर चुकी थी, और ये एक ऐसे डिलेमा में थे कि मेरा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं से वापस आएगा। हर महीने वो जाके एक न्यूज़पेपर में खबर देते थे अपने बेटे की वापसी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, इसको इस तरीके से समझिए, एक पर्सन जो कि सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, कैप्टन था, तो बताते हैं दैट ही लिव्स ऑन अ बोट, ही हैज स्पेंट हिज टाइम ऑन अ बोट, और इसके साथ में ही इज एक्चुअली सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ हिज डियर वाइफ। उसके ऊपर इसे कहते हैं चेरी ऑन द आइसिंग, उस पर्सन के ऊपर एक और दुखों का पहाड़ ये है कि उसका बेटा बहुत सालों से कहीं गायब है, उसकी कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं है उसकी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस पर्सन का जो बेसिक क्रक्स था वो ये है कि ये जो कैप्टन हैकबर्ड है, वो पर्सन कहीं ना कहीं एक टूटा परेशान इंसान है। लोग उस पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि इसने एक वर्ड बोलना शुरू कर दिया था, दैट माई सन विल परहैप्स रिटर्न टुमारो, मेरा बेटा कल आएगा। पहले इनका ये कहना चलता था, माई सन विल रिटर्न नेक्स्ट मंथ, फिर कहते थे माई सन विल रिटर्न नेक्स्ट फोर्टनाइट, इन अ फ्यू डेज। आखिरकार इस इंसान ने अपने आप को दिलासा देने के लिए एक वर्ड चुन लिया, और वो वर्ड था कि मेरा बेटा आएगा कल। एक दुखी मन की पराकाष्ठा हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये दुखी मन ये कहता है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं मिसिंग है, एंड ही विल बी कमिंग वन फाइन डे टू मीट हिज फादर। इन्होंने कोलब्रुक में जाके एक बाहर कॉटेज, आउटस्कर्ट्स में कॉटेज बनाए थे दो, एक खुद के लिए जिसमें वो खुद अपने बेटे और अपने रहने का इंतज़ाम करते थे, और दूसरा वो टेनेंट को किराए पे दे के रखे थे। उनका टेनेंट एक बहुत ही ग्रम्पी ओल्ड आदमी था जिसका नाम था जोसाया कार्विल। उसकी एक बहुत ही सुंदर सपल सी डॉटर थी जिसका नाम था बेसी। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में लोग उसके ऊपर हंसते हैं, कैप्टन हैकबर्ड पे लोग हंसते हैं कि ये अपने उस बेटे के बारे में सोच रहा है जो शायद ही कभी आने वाला है। कोलब्रुक आके रहने का भी एक रीज़न था, इसे कहीं से खबर मिली थी कि ये पर्सन जो है वो
इसका बेटा जो है हैरी, वो कहीं ना कहीं कोलब्रुक में मिला है दोस्तों हैरी के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्टन हैगबर्ट की लाइफस्टाइल। ये पर्सन बहुत लिमिटेड लोगों से बात करने वाला रहता है, अपने आप को वो अपने आप में संकुचित कर लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कहीं ना कहीं मेरा फन उड़ रहा है। रोज अपने गार्डन को टॉयल करता है, मतलब स्पेड लेके अपने गार्डन को रोज खोदता है। फूलों के बीज के पैकेट घर में रखे हुए हैं, लेकिन वो कभी उन्हें उगाता नहीं है। वो इस कारण से, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरा बेटा आके किसी दिन इन चीज़ों को संभालेगा। अब फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो उनका पड़ोस में जो टेनेंट रहता था, उसकी डॉटर बेसी से कैप्टन हैगबर्ट की निकटता बढ़ती है। ये निकटता किसी वल्गैरिटी के तौर पे नहीं होती है, ये निकटता एक डाउन ट्रोडन पर्सन को सपोर्ट देने के लिए बेसी रखती है, और ये पर्सन भी बेसी को एज अ फ्यूचर डॉटर इन लॉ देखता है। धीरे धीरे उस कोमल से मन में एक यंग गर्ल, जिसका अभी तक किसी भी पुरुष से उतना निकटता नहीं हुई है, उस गर्ल के मन में एक एहसास जगाना कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, मेरा बेटा इस तरीके से तुम्हें शादी करके तुम्हारी ये फैमिली से तुम्हें इस सिंफुल प्लेस से, वो सिंफुल प्लेस इसलिए थी क्योंकि जो जोजाया कार्विल था वो पर्सन एक ब्लाइंड पर्सन था। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब वो रूडली चिल्ला के अपनी डॉटर से कुछ भी काम नहीं करवाता था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जोजाया कार्विल का भी कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा हम देख सकते हैं। यंग डायनामिक man with a well built muscular body suddenly goes blind। यहाँ पे एक पर्सन की मेंटालिटी हमें समझ में आ जाती है फ्रेंड्स कि एक पर्सन अगर अंधा हो जाता है किसी पीरियड पे तो उसे कितना बुरा लगता है। अगर हम ये चीज़ नोटिस करें तो ये चीज़ हमें वहाँ दिखती है जॉन मिल्टन की भी पोएम्स में दिखती है। जब एट द एज ऑफ राइपनिंग जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे फ्रेंड्स, तो उनका फ्रस्ट्रेशन उनकी पोएम्स में दिखता था। यहीं पे यहाँ जोजाया कार्विल का फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो समझ में आ जाता है। बेटी बिना किसी बात के चुपचाप अपने पिताजी की सेवा में लगी रहती है। शी डज नॉट एवर फील टू गो अहेड एंड रिक्लेम हर डैड और गो अहेड एंड क्वेश्चन एनी ऑफ हिज एक्शंस। जो कैप्टन हैगबर्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से बेसी के इस दर्द को समझते हैं दोस्तों। वो बेसी को सपने दिखाते हैं, बोलते हैं बातें कि जिस दिन मेरा बेटा आ जाएगा तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, एक बहुत अच्छा घर मिलेगा, यू विल बी गेटिंग सम वार्म शेल्टर, सम नाइस बेड एंड सम कोजी लाइफ। अब यहाँ पे हम बेसी के कैरेक्टर की बात करते हैं। एक बच्ची जो कि अपने पिता की सारी बातें मानने को बाध्य है। उसके पास कोई माता नहीं है, शी हैज़ लॉस्ट हर मदर, फैमिली में कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। पिताजी की सेवा करना उसका एकमात्र धर्म बन गया है, पूरे घर की देखरेख भी करना उसका एक काम बन गया है। नाउ दिस गर्ल इज शोन सम ड्रीम्स। इसको इस नर्क टाइप की जीवन से एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ का एहसास दिलाने वाला जो कैप्टन हैगबर्ट होता है, वो पर्सन उसे सडनली रियलाइज करवाता है कि तुम्हारा फ्यूचर मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ये पार्ट क्रक्स कंप्लीट करता है इस चैप्टर के जो इनिशियल पार्ट है। लेटर पार्ट में हम देखते हैं दैट वन फाइन डे हैरी हैगबर्ट कहीं से लौट के वापस आता है और अपने पिता से कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। लेकिन उसकी जो वेगिश टॉक थी, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, कैप्टन हैगबर्ट को बहुत हर्ट होता है। वो डिनाई कर देता है इस फैक्ट को अपनाने से कि ये मेरा बेटा है, और वो अनएक्सेप्टेबिलिटी के चक्कर में अंदर चले जाता है। यहाँ पे दोस्तों बेसी जो होती है उसके मन में जो एहसास जगाए थे कैप्टन हैगबर्ट ने, वो उन एहसासों के दरमियान हैरी को ग्रीट करती है, वेलकम करती है, उसकी आओ भगत करती है, खाना खिलाती है और उससे काफ़ी बातें करती है। यहाँ पे पता चलते हैं दो स्पेशल कैरेक्टर ट्रेट्स, हैरी के भी और कैप्टन हैगबर्ट के भी। हैरी बताता है कि मैं घर से इसलिए भागा था क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो मुझे हमेशा मारते पीटते रहते थे। अपनी एक्सपेक्टेशन के थ्रू मुझे सेलर नहीं बनने देना चाहते थे, खुद तो सेलर थे, लेकिन मुझे एक एडवोकेट के यहाँ पे क्लर्क की जॉब पे बिठाना चाहते थे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरे घर से भागने के 2 दिन पहले मुझे बहुत मारा पीटा गया था मेरे पिता द्वारा, इस कारण से मैं घर छोड़ के चला गया था।
और अब ये हैरी जो है, ही इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली अ वैगाबॉन्ड। वो पर्सन एक ऐसी लाइफ जी के आ गया है जहां पे ही हैज डन ऑलमोस्ट everything. He has been with many women, he has spent money like a pig, और सारी लग्जरीज और अय्याशी उसने करी हुई है. Almost everybody in certain part of England knows this person दोस्तों. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी का भी एक कैरेक्टर ट्रेट मिलता है. कुछ बातें हैरी ऐसी कहता है उस यंग बेसी को जिससे कि वो बच्ची बहुत हर्ट हो जाती है. वो कहता है आई हैव नेवर बीन विद अ वुमन फॉर मोर देन अ वीक, और मुझे कोई वुमन में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे रोक भी पाए. ये बहुत ही पिंचिंग सा स्टेटमेंट होता है एक ऐसी लड़की के लिए जो सपने संजो के बैठी है कि एक दिन एक पर्सन आएगा और मुझे इस दुख भरी कष्ट भरी लाइफ से निकाल के बाहर ले जाएगा. लेकिन जब उसे इस बात का कन्फ्रंटेशन होता है कि ये पर्सन जो है ही इज बिहाइंड मनी, और आज भी ये अपने पिता के पास पैसे लेने आया था, ना कि घर वापस जाने के लिए, क्योंकि उसे न्यूज़पेपर्स में इतनी प्लीडिंग्स मिली थी. उसके दोस्त ने उसे कहा था कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए इतना बेग कर रहा है, इतना पीड़ित है, तो क्या तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे सकता. तो जो रियल मीनिंग ऑफ द स्टोरी कम्स नाउ दोस्तों. वो पर्सन अपने घर इसलिए नहीं आया था कि उसे अपने पिताजी की जो पेन थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको पूरा करनी थी. ये पर्सन अपने घर इसलिए आया था कि उसको अपने घर से कुछ मतलब निकालना था. नाउ दिस इज वेरी वेरी सैड, दिस कैनॉट बी अज्यूम्ड. वो पिता इसलिए इतना हर्ट हुआ था और चले गया था वापस क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मेरा बेटा अगर होता तो वो मेरे घर को एक्सेप्ट करता, मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता. बेसी जो कि उसके लिए वेट करने लग गई है, अब लड़की सपने देखने लग गई है, उसको भी थोड़ा सा रिलेशन चार्म देता लाइफ में, बट नहीं, ही चेंजेस. बेसी वहां पे उसको पैसे देती है और कहती भी है कि अगर मेरे पास और भी पैसे होते तो मैं तुम्हें दे के भूल जाना चाहती हूं तुम्हें कि मैंने कभी तुम्हें याद करा था. द मोमेंट शी सेज दैट शी गिव्स हिम मनी, देन द कपल एंगेजेस, एंड फ्रेंड्स दैट वाज द लास्ट टाइम बेसी हैड सीन हिम. He walks away taking the money. Harry walks away. खिड़की में कैप्टन हैगबर्ड बिल्कुल अलार्म्ड टाइम से देख रहे थे, इन चीज़ों को समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, एंड कहते हैं बेसी को कि बेसी तुम उदास मत होना, मेरा बेटा ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा इस तरीके का पर्सन था ही नहीं. अब तुम उदास मत होना क्योंकि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, और दैट डे परहैप्स विल बी टुमारो. अगर हम पूरे नॉवल की स्टडी करें सो इट इज क्वाइट डिसहार्टनिंग एंड सैड, बिकॉज दिस गर्ल हियर, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में. पहला एक पिता का जो अपनी लाइफ को डेसोलेट करके सारे काम, सारी चीजें एक चीज पे केंद्रित करता है कि मेरा बेटा आएगा. लोगों के सवालों से परेशान होके उसने अगले महीने, अगले हफ्ते कहना बंद करके टुमारो कहना चालू करा था. दोस्तों यहाँ पे बेसी और कैप्टन हैगबर्ड के बीच की कन्वर्सेशन का एक ट्रिक्स दूंगा आपको. ये टुमारो वर्ड जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कल. परहैप्स यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ड का एक कैरेक्टर स्केच दिखता है कि अब उसने वो कल पे बात छोड़ दी थी. दोस्तों कल कभी आता नहीं है, तो यहाँ पे वो रीजन वो कह देता है कि मेरा बेटा कल आएगा, और अपने मन को शांति प्रदान करने की कोशिश करता है. आखिरी में वो बेसी को भी यही चीज शेयर करके बोलता है, बेटा ये मेरा सन नहीं हो सकता है, मैंने इस तरीके के कैरेक्टर ट्रेट्स अपने सन में कभी नहीं डालना चाहे थे, और इसलिए तुम भी इंतजार करना कि वो कल जरूर आएगा जिस दिन मेरा बेटा आएगा. सेकंड कैरेक्टर हैरी. हैरी जब घर से भागता है वो एक सेलर बनता है, जो कि उसकी इच्छा थी. वो जगह जगह विजिट करता है, मेनी लैंड्स विजिट करता है. ही इज इनटू मेनी विमेन, ही इज इनटू बैड एक्टिविटीज एंड ऑल विद देम. अब यहाँ पे वो बताता है दैट ही इज अ वैगाबॉन्ड. उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक उसकी लाइफ और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगेन उसकी लाइफ. वो अपने जीवन के अलावा कुछ और चीज नहीं देखता था. ही हैड मेनी रिलेशंस विद लेडीज बट दे वर टाइमली एंड जस्ट फॉर प्लेजर. He was always behind money just to make his living easier and spend. Then comes his prejudice. उसका prejudice उसको कोई guilt feeling नहीं देता था. The day he coveted Bessie and went away,
He just wanted to have some bodily pleasure and money. So he played a trick on Bessie. He emotionalized the girl and used her as a tool to fulfill the desire and get the money. Last character that has got a major role in the story is the poor girl Bessie. बचपन से बड़े होते होते उसने अपने घर में दुखों को झेला. वो एक तरीके से अपने आप को एक कन्फाइनमेंट में बांध के बैठ गई थी. वो चाहती थी इन सब चीज़ों से ब्रेक फ्री होना, लेकिन वो चाह के भी इन चीज़ों के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी जो कह सकते हैं ड्यूटीज थी टुवर्ड्स हर ब्लाइंड फादर, वो काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस ही थे दोस्तों. तो ये ऑब्लिगेशंस कभी ख़त्म नहीं हो पाते हैं. लेकिन वहाँ पे जब उसके छोटे छोटे कन्वर्सेशंस होते हैं कैप्टन हैगबर्ट के साथ में, तो उसको मन में एक फीलिंग जगती है, उसके मन में एक आशा, कह सकते हैं एक आशा की किरण चमकती है दोस्तों. एक अंकुर फूटता है कि हाँ, अब मैं शायद इस लाइफ से एक अच्छी लाइफ में जाने वाली हूँ. शायद हैरी आएगा एंड मुझसे शादी करके मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ देगा, जैसा कि पूरा एक्सप्लेन करते थे कैप्टन हैगबर्ट, एंड ही यूज्ड टू गो इन डेप्थ. तो इस बच्चे के मन में एक चेंज आ गया था, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है जब सच में वो हैरी को अपने सामने देखती है और एक ऐसा पर्सन देखती है जो कि टोटली डिफरेंट था उसके इमेजिनेशन से. यहाँ एक गर्ल के मन की फीलिंग का ब्रेकअप बताते हैं फ्रेंड. उसका हार्ट भी टूटता है, उसका माइंड भी ब्रेक हो जाता है. पहले तो वो भरोसा नहीं कर पाती है कि मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है. दूसरा, उसका दिल टूट जाता है क्योंकि मन ही मन वो उस कैरेक्टर को इमेजिन करके प्यार करने लग गई थी. वो सपने बुनने लग गई थी एक नई लाइफ में जाने के, जो कि हैरी से मीटिंग के टाइम बहुत ही बुरे तरीके से टूटते हैं दोस्तों. परहैप्स इस चैप्टर में ये नहीं कहा गया है कि आखिर में बेसी का क्या हुआ या किस तरीके से चेंजेस हुए, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, उसने 2 आंसू ज़रूर बहाए होंगे. सो आशा करता हूँ अब आपको चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों. फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. अगर आपको इस बुक के दूसरे चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करना है आपको टॉपिक का नेम,